नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सफलता का सीधा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा घंटे काम करो और आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? आज हम जिस किताब पर गहराई से बात कर रहे हैं वो कहती है कि ये आधा सच है। असली खेल मेहनत का नहीं बल्कि हमारी सोच के आकार का है। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके कहीं ज्यादा हासिल कर लेते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए किताब में एक बहुत अच्छी कहानी है। एक सेल्स मीटिंग चल रही थी और वहां एक टॉप सेल्समैन था, हैरी। और ये हैरी बाकी सबसे 5 गुना ज्यादा कमा रहा था, 5 गुना। तो जब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि भाई इस आदमी में ऐसा क्या खास है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा न तो हैरी 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है और न ही वो 5 गुना ज्यादा मेहनत करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैरी की सोच बाकियों से 5 गुना बड़ी थी। और ये एक लाइन असल में इस किताब का पूरा निचोड़ है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, ये अपनी सोच के पैमाने को, उसके स्केल को ही बदलने के बारे में है। आप अपने लिए क्या संभव मानते हैं ये आपकी हकीकत तय करता है। हैरी के लिए 5 गुना ज्यादा कमाना संभव था तो उसने वो रास्ता ढूंढ लिया। बाकियों के लिए नहीं था तो उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल। और यहीं से किताब का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है, विश्वास की शक्ति। लेखक कहते हैं, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक मैं ये कर सकता हूं वाला मजबूत नजरिया है। जब आप सच में दिल से ये मान लेते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे कैसे करना है इसके रास्ते अपने आप खोजने लगता है। हाँ, और लेखक इसे समझाने के लिए एक थर्मोस्टेट का उदाहरण देते हैं कि हमारा विश्वास हमारे उपलब्धियों का थर्मोस्टेट है। अगर किसी का थर्मोस्टेट मान लीजिए 20 डिग्री पर सेट है तो वो उतनी ही कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन अगर ये 30 डिग्री पर सेट है तो उसकी सोच, उसके एक्शन, सब कुछ उस ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए काम करेंगे। ये हमारे दिमाग का एक तरह का अदृश्य रेगुलेटर है जो तय करता है कि हम कितनी दूर जाएंगे। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। किताब में एक युवती की कहानी है। उसने मोबाइल होम बेचने की एजेंसी शुरू करने का फैसला किया। हाँ, उसके पास सिर्फ $3000 थे और कोई अनुभव नहीं था। उसके दोस्तों, परिवार, यहाँ तक के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये पागलपन है, तुम डूब जाओगी। बिल्कुल। किसी भी आम इंसान के लिए इतने सारे नेगेटिव सिग्नल काफी होते हैं पीछे हटने के लिए। लेकिन उसका खुद पर जो विश्वास था वो अटूट था। उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास क्या नहीं है, नहीं, उसने ये सोचा कि वो क्या कर सकती है। उसका मानना था कि वो इस काम को शहर में किसी और से बेहतर कर सकती है। एक मिनट, पर यह सुनने में थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? असल जिंदगी में सिर्फ विश्वास के दम पर कोई आपको बिना पैसे के सामान कैसे दे देगा? क्या इसमें किस्मत का भी कोई रोल नहीं था? ये बहुत अच्छा सवाल है और लेखक यही समझाते हैं कि ये कोई जादू नहीं है। जब उस युवती का खुद पर विश्वास इतना मजबूत था तो वो उसके एक्शन में दिखा, उसकी बातों में दिखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा। और उसी आत्मविश्वास के दम पर उसने 2 निवेशकों को कन्विंस किया। और जब वो एक ट्रेलर निर्माता के पास गई तो उसने ये नहीं कहा कि प्लीज मुझे कुछ ट्रेलर दे दो। नहीं, उसने एक ऐसा मजबूत बिजनेस प्लान पेश किया जिससे निर्माता को लगा कि इस लड़की के साथ काम करने में फायदा है। विश्वास ने उसे वो हिम्मत और वो स्पष्टता दी जो एक साधारण इंसान में नहीं होती। और नतीजा ये हुआ कि 1 साल के अंदर उसने $10 लाख से ज्यादा की बिक्री की। हाँ, विश्वास ने एक्शन को जन्म दिया और एक्शन ने नतीजों को। विश्वास वो चिंगारी है जो इंजन को स्टार्ट करती है। इसका एक और उदाहरण है 3 इंजीनियरों वाली एक छोटी सी फर्म का। सरकार ने 8 पुल बनाने के लिए $50 लाख का एक बड़ा प्रोजेक्ट निकाला। 17 छोटी फर्मों को मौका दिया गया। प्रोजेक्ट का आकार देखकर उनमें से 16 फर्में डरकर पीछे हट गईं। बिल्कुल। उन्होंने सोचा ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन वो 3 लोगों की टीम, उन्होंने योजनाओं को स्टडी किया और कहा क्यों नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम एक प्रपोजल देंगे। और उन्हें वो काम मिल गया। वाह! जो लोग मानते हैं कि वे पहाड़ हिला सकते हैं वे हिला देते हैं। जो मानते हैं कि वे नहीं कर सकते वे नहीं कर पाते। विश्वास ही वो ताकत है जो आपको पहली बार कोशिश करने का साहस देती है, खासकर तब जब पूरी दुनिया कह रही हो कि ये नामुमकिन है। तो अगर विश्वास इतना जरूरी है तो सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे जाए?
क्या ये बस एक स्विच है जिसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं? यहीं पर लेखक हमारे दिमाग की एक फैक्ट्री वाले आइडिया को सामने लाते हैं, जो बताता है कि हमारे विचार असल में बनते कैसे हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में 2 सुपरवाइजर हैं। एक का नाम है मिस्टर जीत यानी मिस्टर ट्रायम्फ और दूसरे का मिस्टर हार, मिस्टर डिफीट। मिस्टर जीत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सकारात्मक विचारों के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। आप उसे कोई भी काम दो, वो आपको बताएगा कि आप वो काम क्यों कर सकते हैं, आप क्यों काबिल हैं और क्यों आप सफल होंगे। बिल्कुल। वहीं मिस्टर हार नेगेटिव विचारों के उस्ताद हैं। उनका काम है आपको ये साबित करके देना कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों कमजोर हैं और आप क्यों फेल होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सुपरवाइजर बहुत आज्ञाकारी हैं। वे आपके आदेश का इंतजार करते हैं। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ इतना सोचते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मिस्टर जी तुरंत काम पर लग जाते हैं और आपको इसके सबूत देना शुरू कर देते हैं। देखो, मौसम अच्छा है, आप जिंदा हो, आज आप कुछ नया सीख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप सोचते हैं आज का दिन खराब है, तो मिस्टर हार फैक्ट्री का कंट्रोल ले लेते हैं और आपको कारण गिनाने लगते हैं। देखो, आज कितनी गर्मी है, बिजनेस खराब चलेगा, लोग चिड़चिड़े मिलेंगे, शायद तुम बीमार पड़ जाओगे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। कॉग्निटिव साइंस में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना। हाँ, कन्फर्मेशन बायस, हमारा दिमाग हमेशा अपने मौजूदा विश्वास के लिए सबूत ढूंढता है। तो अगर हम उसे एक नकारात्मक सवाल देते हैं, जैसे मैं ये क्यों नहीं कर सकता, हाँ। तो वो उसी के सबूत ढूंढ कर लाएगा। हाँ, और ये एक तरह का दिमागी लूप बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए लेखक की सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल है। मिस्टर हार को नौकरी से निकाल दो, अपने दिमाग में सिर्फ मिस्टर जीत को 100% काम पर लगाओ। मतलब ये कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव ख्याल से बदलो। हाँ, जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह पूछो, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। सवाल बदलते ही सुपरवाइजर बदल जाता है और आपकी फैक्ट्री सफलता के लिए विचार बनाना शुरू कर देती है। तो अपनी फैक्ट्री में सही सुपरवाइजर को रखना एक बात है, लेकिन हमें उन खराब मशीनों को भी हटाना होगा जो गलत माल बना रही हैं। और लेखक कहते हैं कि सबसे खराब मशीन का नाम है बहाने। हाँ, और इसके लिए वो एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहाना साइटिस, एक्सक्यूजाइरस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। उनका कहना है कि हर असफल व्यक्ति इस बीमारी का गंभीर मरीज होता है और ज्यादातर औसत लोग भी इसके हल्के फुल्के शिकार होते ही हैं। एक मिनट, लेकिन क्या बहाने बनाना इतना भी बुरा है? कभी कभी तो वजहें असली होती हैं। यही इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू है। बहाना ही झूठ की तरह शुरू होता है, जिसे हम खुद को और दूसरों को इतनी बार दोहराते हैं कि हम खुद उस पर विश्वास करने लगते हैं और धीरे धीरे वो हमारी असफलता का असली कारण बन जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि सफल लोग भी बहाने बना सकते थे। हाँ, बिल्कुल। रूजवेल्ट अपने पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन अपनी कॉलेज की शिक्षा न होने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कारण नहीं बल्कि चुनौती माना। किताब में कई तरह के बहाना साइटिस का जिक्र है, लेकिन 2 सबसे आम हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सेहत का बहाना। हाँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। लेखक यहाँ 2 लोगों की कहानी बताते हैं जो उन्हें एक ही दिन में मिले थे। एक व्यक्ति करीब 30 साल का इस चिंता में डूबा था कि उसके दिल में कोई समस्या है, जबकि 4 डॉक्टर्स जांच के बाद भी कुछ नहीं ढूंढ पाए थे। वो उदास था, हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसी दिन प्लेन में लेखक को एक और व्यक्ति मिला जिसके दिल में सचमुच एक प्लास्टिक वॉल्व लगा था और उसके दिल से टिक टिक की आवाज आ रही थी। लेकिन वो व्यक्ति भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा था। फर्क उनकी शारीरिक स्थिति का नहीं था, बल्कि सेहत के प्रति उनके नजरिए का था। तो ये एक तरह से खुद को बचाने का तरीका भी है ना? अगर मैं पहले ही मान लूं कि मेरी सेहत खराब है, तो कोशिश ही नहीं करूंगा और फेल होने का सवाल ही नहीं उठेगा। बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग भी कहते हैं। सेल्फ हैंडीकैपिंग। हाँ, जब हमें फेल होने का डर लगता है तो हम पहले से ही एक बहाना तैयार कर लेते हैं, ताकि अगर हम फेल हों तो हम कह सकें, देखो मेरी सेहत ही ठीक नहीं थी, वरना तो मैं कर ही लेता। ये हमारे ईगो को बचाने का एक तरीका है। हाँ, हमारे आत्मसम्मान को बचाने का एक दिमागी तरीका, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से भी रोकता है। और दूसरा सबसे आम बहाना है, सफल होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ।
हाँ, मुझे लगता है ये बहाना बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर खाता होगा। और ये शायद सबसे बड़ा भ्रम है। लेखक इस पर बहुत जोर देती हैं कि आपके पास कितनी बुद्धि है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। आपकी सोच जो आपकी बुद्धि को दिशा देती है वो ज्यादा जरूरी है। एक सकारात्मक, आशावादी और सहयोगी रवैये वाला 100 IQ का व्यक्ति 120 IQ वाले नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगी व्यक्ति से कहीं ज्यादा सफल होगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण किताब में फिल नाम के एक मार्केटिंग डायरेक्टर का है। फिल को रिसर्च की तकनीकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, ना ही उसे स्टैटिस्टिक्स की समझ थी। अच्छा। और वो कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था। उसके नीचे काम करने वाले सभी लोग अकादमिक तौर पर उससे ज्यादा काबिल थे। तो सवाल उठता है कि फिर वो डायरेक्टर कैसे बना और उन सब से 3 गुना ज्यादा कैसे कमाता था? क्योंकि फिल एक ह्यूमन इंजीनियर था। उसका नजरिया 100% सकारात्मक था। वो लोगों को समझता था, उन्हें प्रेरित कर सकता था, उनमें जोश भर सकता था। उसकी कीमत उसकी तकनीकी जानकारी में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी, जिसने उसकी बुद्धि को लोगों को जोड़ने और उनसे बेहतरीन काम करवाने में लगाया। ये मुझे मेरे एक पुराने बॉस की याद दिलाता है। उन्हें टेक्निकल कुछ नहीं आता था, पर वो टीम से काम निकलवाना जानते थे, क्योंकि वो लोगों को समझते थे। उनकी सबसे बड़ी स्किल यही थी कि वो हर किसी को महसूस कराते थे कि वो जरूरी है। बिल्कुल। और इसका उल्टा उदाहरण भी किताब में है। चक एक बहुत ही होशियार कॉलेज ग्रेजुएट जो ऑनर्स के साथ पास हुआ था। उसका सपना अपना बिजनेस शुरू करने का था, लेकिन 10 साल बाद भी वो एक मामूली नौकरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा उसने खुद माना, कॉलेज में वो इस बात का एक्सपर्ट बन गया था कि कोई बिजनेस आइडिया क्यों नहीं चल सकता। उसने हर संभावित खतरे और असफलता के कारण को रट लिया था, जबकि उसके कम पढ़े लिखे दोस्त जिन्होंने इन सब चीजों की परवाह नहीं की, वे अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला रहे थे। तो चक्की के पास दिमाग तो था, पर उसकी सोच नकारात्मक थी। उसकी अपार बुद्धि उसे सफलता के रास्ते खोजने के बजाय असफलता के कारण साबित करने में लगी हुई थी। यही फर्क है। तो कुल मिलाकर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। सफलता बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदरूनी नजरिए पर निर्भर करती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं, हम अपनी विचारों की फैक्ट्री को कैसे चलाते हैं और हम बहानासाइटिस की बीमारी से खुद को बचा पाते हैं या नहीं। हाँ, और लेखक ये नहीं कहते कि ये सब एक दिन में हो जाएगा। वो हमें अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला का वैज्ञानिक बनने के लिए कहते हैं। हमें ये प्रयोग करके देखना होगा कि क्या काम करता है, जैसे बड़ी सोच और विश्वास, और क्या काम नहीं करता, जैसे बहाने और छोटी सोच। सही बात है। जाते जाते आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब लगने वाली बात कही गई है। वो ये है कि बड़े लक्ष्यों और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे लक्ष्यों की तुलना में हासिल करना आसान होता है। आसान होता है? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ। इसका कारण क्योंकि शिखर पर सबसे ऊपर प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग नीचे की भीड़ में ही एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, ये मानकर कि ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो सोचने वाली बात यह है, आज हम अपनी जिंदगी के किस हिस्से में जानबूझकर छोटा सोच रहे हैं, ये मानकर कि ये सुरक्षित या आसान है? हम सब उस भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये सोचकर कि शिखर पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। पर क्या होगा अगर, जैसा कि ये किताब कहती है, शिखर का रास्ता ज्यादा खुला और आसान हो? बस उसे चुनने की हिम्मत चाहिए।